अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि 14 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जिस विशालगढ़ गजपुर यहाँ पर मस्जिद पर और उसी के साथ में दरगाह शरीफ पर जिस तरह से उन लोगों की जानिब से हमला किया गया है, जो लोग शरपरस्त लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, माननीय राज्यपाल साहब महाराष्ट्र राज्य मुंबई, उसी के साथ में गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ साहब, मुख्य न्यायाधीश गृह मंत्री साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र राज्य अजीत दादा पवार, इन तमाम लोगों को एक निवेदन दिया गया। परभनी के जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े, इनके जरिए से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये निवेदन दिया गया है। और निवेदन देने के बाद में 14 जुलाई 2024 को जो इंसिडेंट हुआ, जो वाकया हो गया मुस्लिम समाज के साथ में, मुस्लिम समाज के उन लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार किया गया है, जो दरगाह के मुतवल्ली है, जो वहां के रहने वाले हैं, जो इनामी जमीन के मालिक है, उन लोगों को ये कहा गया है कि वो लोग वहां पर अतिक्रमण करके छत्रपति शिवाजी महाराज इनके गढ़ पर कब्जा किए हुए हैं, ऐसा आरोप इन लोगों पर लगाया गया है। ऐसा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाखा परभनी की जानिब से कहा गया है। और आज 19 जुलाई 2024 को परभनी शहर के जंतर मंतर, परभनी शहर के उपोषण मैदान, यहाँ पर जुमा की नमाज के बाद में मुस्लिम समाज के तमाम बांधव यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। MIM शाखा परभनी की जानिब से जन आंदोलन आक्रोश मोर्चा बुलाया गया था, जिसमें सबसे पहली मांग इस वक्त इनकी ये की गई, UAPA कायदा के अंतर्गत जो हमलेखोर है उन पर कड़क कार्रवाई करने की मांग इस वक्त की गई है। इसके अलावा दूसरी मांग, संबंधित निष्क्रिय कर्तव्य में कसूर करने वाले जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, इन्हें तत्काल निलंबित किया जाए, ऐसी भी मांग इस वक्त की गई है। और जो हमला किया गया है, धार्मिक स्थल मुस्लिम समाज के घरों का जो नुकसान किया गया है, इन्हें नुकसान भरपाई इन्हें दी जाए, ऐसी भी इस वक्त मांग की गई है। और हमले में जो लोग जख्मी हुए हैं, उन तमाम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग इस वक्त की गई है। इसके अलावा मुस्लिम समाज के संरक्षण के लिए त्वरित जल्द से जल्द कायदा बनाया जाए, ऐसी भी इस वक्त मांग की गई है। इसके अलावा इन सब घटनाओं की सखोल चौकसी की जाए और न्यायालय के जरिए से, न्यायाधीश के मार्फत इन पर कार्रवाई की, न्यायालय के मार्फत इन पर कार्रवाई की जाए, ऐसे 6 मांगनियां इस वक्त MIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाखा परभनी की जानिब से ये 6 मांग की गई है। और इस वक्त परभनी शहर में जिस तरह से आज ये मोर्चा निकाला गया, धरने आंदोलन किए गए हैं, इन धरने आंदोलन में जिन लोगों ने हेल्प की है, उन तमाम लोगों में एडवोकेट इम्तियाज खान MIM के परभनी जिला अध्यक्ष, उसी के साथ में मौलाना रफीउद्दीन अशरफी महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी, सैयद सगीर तालुका अध्यक्ष, उसी के साथ मुदस्सिर असरार जिला कार्याध्यक्ष, ख्वाजा अशरफुद्दीन, ख्वाजा आरिफुद्दीन शहर उपाध्यक्ष, साथ ही शेख निसार पेड़गांवकर ग्रामीण जिला कार्याध्यक्ष, शेख अखिल शेख रहीम शहर अध्यक्ष, एडवोकेट फैसल लाहाजी, एडवोकेट अब्दुल खदीर, शेख असलम शेख रसूल, एहसान खान युवा जिला अध्यक्ष, यूनुस भाई भट्टीवाले, शेख समीन सर, विजाज पटेल, एडवोकेट हिदायतुल्लाह हुसैनी, शेख अरशद शेख अजीज, एडवोकेट शेख मोहसिन, एडवोकेट हिमायत हाशमी, अब्दुल रऊफ किराना, जावेद बागवान, काजी अंसारुद्दीन, नौशाद कुमठेकर, एडवोकेट मुबस्सिर अहमद, शेख मुन्ना भाई, एडवोकेट फैसल लाहाजी, एडवोकेट शेख अतरुद्दीन, अफसर यूनुस पटेल, शेख शकील केजरीवाल, नेहाल अहमद, सैयद सद्दाम सर, काजी अजहरुद्दीन, सैयद अफरोज अमानुल्लाह, शेख इमरान, शेख सुफियान, शेख अखिल, इन्हीं के साथ में हजारों की तादाद में मुस्लिम बांधव इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा निकाला गया, धरने आंदोलन किया गया, और धरने आंदोलन करने के बाद में इनमें मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, इनके अलावा समाज सेवक सैयद अब्दुल खादर, मोहम्मद गौसजैन, इन तमाम लोगों की इस वक्त मौजूदगी थी। और हजारों की तादाद में यहाँ पर मुस्लिम बांधव इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ पर आए, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र जी पवार गढ़ के अब्दुल रहमान खान साहब, इनकी भी मौजूदगी थी। और तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर भाषण किया, जिन लोगों ने स्पीच की है,
हकीकत में इन लोगों ने किस मुद्दे को लेकर स्पीच की है, किस मुद्दे को लेकर बयान किया है, ये पूरा ब्यौरा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि इनके ख्यालात, इनके तासुरात क्या रहे हैं और मुस्लिम समाज ने किस तरफ जाना चाहिए, मुस्लिम समाज ने अब अपना रुख किस ओर मोड़ना चाहिए। ये तमाम मैसेज इस वक्त इस धरने आंदोलन में दिए गए हैं। हम आपको पूरा वीडियो विश्लेषण के साथ में, डिटेल मालूमात के साथ में हम आपको दे रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार अपना काम करना चाहिए, मुसलमानों को रक्षण देना चाहिए। इसके ऊपर आज का ये जलसा रखा गया है। मागील काही वर्षापासून मुस्लिम समाजाला केव्हा आतंकवादी, केव्हा उग्रवादी, धर्मभेद, कर्मभेद, जातीभेद, कधी दर्ग्यावरून विषय, तर कधी मशिदीवरून विषय, तर कधी नमाज पढण्यावरून विषय हा सातत्याने या भारतामधील मनोवाद्यांनी आग लावण्याचा प्रयत्न केला। मित्रांनो, ज्यावेळेस विशालगडाच्या मशिदीवर तोडफोड झाली, माझी बारकाई 3000 व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवर सातत्याने चालू राहते, कारण की सोशल मीडियावर मी खूप जास्त ऍक्टिव्ह आहे। खूप दुःख वाटलं मला या गोष्टीचा। 12 तास लोटले आणि एकही मुस्लिम समाजाच्या व्यक्तीने त्याच्यावर ट्विट केला नाही किंवा आपली आवाज काढली नाही किंवा त्याच्यावर बोलला नाही। हा खूप मोठा खर्च आहे। आता मौलानाने सांगितलं की हा समाज झोपलेला आहे का मेलेला आहे। आम्ही कुठं आहे आम्हाला स्वतःला विचार करावा लागेल। परभणीमध्ये 1,17,000 आपण लोक आहेत ज्यांच्याकडे मतदानाचा अधिकार आहे, संविधानिक अधिकार आहे, परंतु आम्ही हा त्याचा पक्ष, त्याचा नेता, तो मी तिकडे का जाणार, मी तिकडे कशाला जाऊ आणि मला कोण काय म्हणणार, कोणता विषय तुमच्या डोक्यामध्ये चालू आहे। सर्वप्रथम तुम्ही लक्षात ठेवा की आप लोग मुसलमान हो, आपका नबी एक, आपका अल्लाह एक, आपकी कुरान एक, आपकी इबादतगाह की जगह एक, फिर आप कौन से फिक्र में जा रहे हो। ये जुल्म जो आपके ऊपर बढ़ रहा है, इसकी वजह यही है आप मुर्दार होते हुए जा रहे हैं। यह मैं सोचता हूं, क्योंकि मराठी में कहावत है, जो माणूस जिवंत आहे तो हरकत करणार आणि तो हरकत केल्यानंतर त्याच्याजवळ ताठपणा येणार नाही। माझ्या बंधूंनो, आपल्याकडे बरेच नेते जिवंत झाले आणि ते ताठ झाले। मला आमदारकी पाहिजे, मला खासदारकी पाहिजे, अरे समाजाकडे कोण पाहणार बोलतात, काही बात आहे। हा जो समाज आहे ते कुणाकडे पाहून जिवंत राहणार तो। आज विशालगडावरील काही महिलांचे कानातले तोडून घेऊन गेले, कोणावर वार करण्यात आला, त्यांची आवाज कोण उठवणार। हा प्रश्न खूप मोठा आहे। काल जयंत पाटील सोबत माझं बोलणं झालं, आज जितेंद्र आव्हाड 12 वाजता विशालगडावर पोहोचला का? परभणीमध्ये मोठे नेते नाही का? त्यांना बोल लावता येत नाही, समाजाबद्दल बोलता येत नाही। हा मोठा गांभीर्याचा प्रश्न आहे। आम्ही खूप मोठ्या आवाजाने सांगतो की आम्ही महाविकासला आणि त्याच्या निवडणुकीमध्ये राहिलेल्या उमेदवारांना मतदान केलं। बंधूंनो, तुम्हाला हा प्रश्न आहे की तुम्ही ज्याला मतदान केलं त्या शहरामध्ये नेते आहे कुठं? फक्त चष्मे द्यायला, रोडवर उभे राहून पाणी पाजवायला, यासाठी आमचं जीवन आहे का? जोपर्यंत आमच्या समाजामधून आम्ही स्वतः उभा राहणार नाही, तोपर्यंत आमचा नेता कोणी तयार होणार नाही। आम्हाला बुद्धजीवी माणूस बनला पाहिजे। जब तक हम बुद्धजीवी नहीं बनेंगे, सोच विचार वाले नहीं बनेंगे, उलमाओं के पीछे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कोई भी पीछे खड़े वाला नेता नहीं पैदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अपने घर के मसले मस्जिद में, अपने मोहल्ले के मसले मस्जिद में, अपने शहर के मसले मस्जिद में, अपने जिले के मसले मस्जिद में, और हम कहाँ हैं? हम पुलिस स्टेशन में, हम जैसे हमारे भाई ने कहा ऑफिसों में जा रहे, कोर्ट में खड़े रह रहे, जुए के अड्डे में खड़े रह रहे। जब तुम मस्जिद में ही नहीं जाओगे तो वो जुल्म करने वाले तुम पर हावी नहीं होंगे क्या? अल्लाह के सामने झुकना सीखो मेरे भाइयों।
तुम नहीं झुकेंगे, तुम नहीं झुकेंगे, वहां पे नहीं गिराएंगे तो तुम्हारे पीछे कोई भी ताकत खड़ी नहीं रह रही है। राजकारण से पेट नहीं भरता, 30 साल से राजकारण कर रहा हूं। कितने साल से? मेरे कौम की मुझे कदर है, मेरे कौम को मेरे को किताब है। मैं राष्ट्रवादी में काम करता हूं, लेकिन भाई के वास्ते मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को किसी का जाना नहीं चाहिए, मैं एक मुसलमान हूँ बस। आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। सताया जा रहा है, हमारे गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कभी किसी के नाम पे मारा जा रहा है। आज जो विशालगढ़ का मामला है वो क्या है? विशालगढ़ से 4 किलोमीटर दूर गाजापुर है। विशालगढ़ एक तरफ आज तक की गवर्नमेंट का सो रही थी क्या? वो विशालगढ़ की हिफाजत करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने वहां पर अतिक्रमण क्यों होने दिया? और क्या हमारी मस्जिद और मुसलमानों के घर ही मिले उनको तोड़ने के लिए? क्या उसके लिए वो जो शाहू महाराज का जो पोता है वो जवाबदार नहीं है? उसके ऊपर गुनाह दाखिल क्यों नहीं करते? हमारा ये बोलना है कि आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों को ऐसा अत्याचार होता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस देश के अंदर का कहर बर्पा कर देगी। अपने माध्यम से ये मैं समझा देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों, यहाँ के प्रशासन को और शासन को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे समाज का संरक्षण करे। तो मुस्लिम समाज का संरक्षण क्यों नहीं हो रहा है? हमारे मस्जिदों पे क्यों हमले हो रहे? हमारे कुरान शरीफ को क्यों जला दिया जा रहा है? इसकी हमें बहुत पुरजोर कोशिश देखने की जरूरत है कि क्या वजह है। हमने आज लोकसभा के अंदर भर के वोट दिए, तो क्या वजह 13 तारीख को आह्वान करते हैं और 14 तारीख को हुकूमत के वो जो आधार है वो लेकर वहां पर वो लेकर लोगों को लेकर आके हमारे लोगों पे हमला करता है। तो ये लोगों को कहना था, ये जो विपक्ष के लोग हैं इन्होंने रोकना चाहिए था। 13 तारीख को जब आह्वान हुआ 14 तारीख को विशालगढ़ में जाने का, तो ये क्या विपक्ष हमारा वोट लेके सो रहा था अभी तक? क्यों नहीं कहा ये उद्धव ठाकरे? क्यों नहीं कहा राहुल गांधी का वो नाना पटोले? क्यों नहीं कहा अजीत पवार? क्यों नहीं कहा ये लोग सब? और वहां पर क्यों नहीं वो देश को जो हमारे घरों पे हमारे माँ बहनों पे हमला हुआ, हमारे पुरानी मस्जिद को जला दिया गया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमको भरम दे रहे हैं। लोकसभा ने जैसा हमको डराया गया और लोकसभा में हमारे एक सीट को हराया गया, जो 48 सीट में एक सीट थी उसको हराया गया। आज विधानसभा में वही जो काम करने वाले काम कर रहे हैं कि लोकसभा में जैसा मुस्लिम क़यादत को खत्म किया, वैसी विधानसभा के अंदर मुस्लिम क़यादत को खत्म करके मुसलमानों को मजबूर और माजूर करने का काम ये लोग करने वाले। तो आप समझ जाइए आने वाले विधानसभा के अंदर भी हमको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। क्यों तो ये हमले होते रहेंगे, क्यों तो हम अगर डरते रहेंगे और जो डर गया वो समझो मर गया। डरना किसी से नहीं, कोई कुछ नहीं करता। इस देश के अंदर संविधान जिंदा है, तुम्हारे बोलने का राइट है, तुम्हारे रहने का राइट है, तुम्हारे सब कुछ करने का राइट है, टोपी पहनने का राइट है, हर चीज है। किसी चीज से डरना नहीं, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेता। जब तक संविधान जिंदा है जब तक हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे शासन हो या कोई आवाम हो। सभी दोस्तों को और आने वाले विधानसभा में आप अपने हिसाब से काम कीजिए कि हमको कितने लोग जो है तो यहाँ से भेजना है अपने महाराष्ट्र की विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की। जब तक अपनी सियासत में क़यादत नहीं रहेगी, जब तक सियासत नहीं रहेगी हमारे हाथ में, तब तक कुछ हमारा होने वाला नहीं। हमको यही प्रोटेस्ट करते बैठना पड़ेगा, हमारे ऊपर यही हमले करेंगे। जब विधानसभा के अंदर हमारे 5-25 बोलने वाले रहेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगा सकेंगे। तो आज देख लो, आज देखो बाबा साहब अम्बेडकर को जिस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर के किसी एक पुतले पे हाँ कुछ विडम्बना होती है तो पूरा महाराष्ट्र जल जाता है। तो हम किस धुन में हमारे कुरान जला दिए, हमारे मस्जिद को तोड़ दिए और हम खामोश है, हमारे लोग कुछ नहीं कर रहे। हम किसके भरोसे बैठे? तो अपनी क़यादत को तैयार करो। इंशाअल्लाह आने वाले विधानसभा के अंदर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को चुन कर लाइए। इंशाअल्लाह 15 से 20 आमदार भेजिए वहां पे, फिर देखिए क्या हाल होता है वहां पे। पैसा तुम्हारे पैसा हमारे नारायण तकबीर। मैं अपने 2 लोग यहाँ पे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। नारायण तकबीर। जैसा कि हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, हम बखूबी वाकिफ है कि 14 जुलाई को
14 जुलाई को जो मस्जिदों पर और मुसलमानों के घरों पर जो हमले किए गए, उसके खिलाफ आज हम लोग धरना आंदोलन करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से आपको कहना चाहूंगा कि मुसलमानों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में झोली भर भर कर वोट इंडिया अलायंस को दिया और ये उम्मीद की कि इंडिया अलायंस मुसलमानों की सुरक्षा, मुसलमानों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन आज हम इस बात से बखूबी वाकिफ है कि विशालगढ़ में जो मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला किया गया, मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, वो सब करने वाले कांग्रेस के एमपी का ही लड़का। हम लोगों ने इत्तेहाद जरूर पेश किया, इत्तेहाद पेश कर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इंडिया अलायंस का साथ दिया, मगर आप लोग ये बात बखूबी जान ले कि हमें अपने मसाइल हल करने के लिए अपनी क़यादत होना जरूरी है। जब तक हम अपनी क़यादत मजबूत नहीं करेंगे, नाम निहाद अपनी क़यादत नहीं, कठपुतली वाली अपनी क़यादत नहीं, वो क़यादत जो तुम्हारी आवाज असेंबली में उठाए, ऐसी क़यादत जो तुम्हारी आवाज पार्लियामेंट में उठाए, अपने तरफ लाना पड़ेगी। जैसा कि आप देखते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में महाराष्ट्र के 48 सीटों में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक सीट को साजिश करके हराया गया और हमने पूरे महाराष्ट्र में पूरी ईमानदारी से 90% के ऊपर वोट इंडिया अलायंस को दिए। और आज ये हालात बरपा है कि हमारी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं, हमारी बात कोई करने वाला नहीं। कांग्रेस शरद पवार साहब, कांग्रेस उद्धव ठाकरे साहब जो ये मसाइल पे आपकी आवाज बुलंद नहीं करते, हमें इन सब चीजों से दूर होना होगा। हमें अपनी क़यादत को मजबूत करनी होगी। हमें ऐसे कायद को इलेक्ट करके देना होगा जो तुम्हारी आवाज को बुलंद करे। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन किराम, हम पेशरो मुकर्ररीन से जो कुछ सुनते आ रहे हैं और मसले के नौये से हम तमाम भी वाकिफ हैं कि पिछले दिनों विशालगढ़ कोल्हापुर जिले में मस्जिदों के साथ और मुस्लिम घरानों पर हमलों के जरिए जो वाक़यात, जो वारदात पेश आई, इसको हम सोशल मीडिया के जरिए वाकिफियत हम रखते हैं उससे। ये हरकत निहायत काबिल मज़म्मत और बहुत ज्यादा बुरी हरकत के जानो माल मुसलमान का एक प्रत्येक अगर महफूज नहीं, इबादत का अगर महफूज नहीं, तो जाहिर है हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, हम शहरों में आबादियों में बसते हैं जहां पर कानून है, दस्तूर है, संविधान का राज है, हुकूमत है, पुलिस है। इस तरह की वाक़यात दूसरे तबके में इश्तिहार फैलाने का जरिया बनते हैं। हमारी कौम मुसलमानों का तहम्मुल और सब्र काबिल तारीफ है कि फिर भी हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हम कानून के दायरे में एहतजाज कर रहे हैं, ये होना ही चाहिए, हमारा जमहूरी हक। लेकिन सवाल यह है कि अगर आबादियों में जहां कानून की हुक्मरानी है, अगर ऐसे वाक़यात वहां होते हैं तो सवाल उठता है हुकूमत पर, सवाल उठता है कानून के मुहाफिजों पर। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आपने क्या कोशिशें की और ऐसे वाक़यात या फिर नए वाक़यात दोहराए जाने का जरिया बनेंगे। अगर इस तरह सरपसंदों को छूट दी जाए तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, उससे हिम्मत अफजाई होती है और फिर मजीद उनको नए वाक़यात के ताने बाने बुनने का मौका मिलता है। इसलिए नंबर 1 पर इक़्तिदार हुकूमत का काम है कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम लाज़मी तौर पर करे, करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे, उन पर सख्ती से लगाम कसे और ऐसे वाक़यात दोबारा न हो, इसके लिए संजीदा कोशिश की जाए। वहीं पर मैं सेकुलर पार्टियों से सवाल करता हूँ कि उनकी सफों में से आवाज उठना चाहिए और वहां से मजम्मत होना चाहिए
कि मुसलमानों ने पिछले इंतखाबात में दिल भरकर वोट सेकुलर फोर्सेस को दिया है। हमारे जानमाल के तहफ्फुज़ के मसले में अगर वो आवाज नहीं उठाते तो ये भी जो है जुल्म ज्यादती करने वालों की हिम्मत अफजाई है और ऐसे वाकयात को मजीद रुनमा होने का जरिया बनेगा। इस तरह हमारा अमूल खुला, इसलिए हुकूमत के साथ साथ सेकुलर फोर्सेस भी ऐसे वाकयात की मजम्मत करें और इस तरह के वाकयात रुनमा न हो इसके लिए कोशिश करें, मजम्मत करें, आगे आए, सामने आए और ऐसे सरपसंदों पर लगाम कसने के लिए सब मिलकर कोशिश करें। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हसास रहें, अपनी आंखें खुली रखें और जब भी आवाज दी जाए तो कानून के दायरे में रहकर वाकई अपने एहतजाज अंजाम दें और अपने एहतजाज दर्ज कराएं। जो कुछ हुआ बहुत काबिल मजम्मत है, हम तमाम मिलकर एहतजाज दर्ज कराते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम कसा जाए और उनको खुली छूट न दी जाए और इंसाफ को वाकई बनाया जाए। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहांगीर नदवी साहब, मैं सैयद कादर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। समाज खिदमतगार सैयद कादर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। इसके बाद मैं इसके बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर एडवोकेट इम्तियाज खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं अपने संदेश की शुरुआत एक शेर से करता हूँ। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज जो दर्द लेके हम यहाँ पे जमा हुए हैं ये आपका, उम्मत मुस्लिमा का, परभनी का, कोल्हापुर का, पूरे महाराष्ट्र का, पूरा हिंदुस्तान का दर्द है मेरे भाइयों। और ये दर्द बार बार चला जा रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो घटना हुई है विशालगढ़ पे, तकरीबन 2 घंटे तक ये घटना चली। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अतिक्रमण हटाने के नाम पर दंगाइयों ने वहां के लोगों के घर तोड़े। अब आप देखेंगे, आप तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं इतिहास से, अब कानूनी तौर पे संवैधानिक जगह पे हम जमा हुए हैं और एक निषेध व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन 2 घंटे तक पुलिस वहां पर नरसंहार करती है, लोगों के घर तोड़ते हैं लोग गुंडे, और पुलिस तमाशाई बन के सब देखती है। देखेंगे नहीं भाई, 2 घंटे तक चला। आपको घटना मालूम है क्या हुआ? मैं छोटे में एक आपको घटना सुनाता हूँ, बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही है। ये जो विशालगढ़ है, विशालगढ़ के नीचे एक छोटी सी दरगाह है और उस दरगाह के मुतवल्ली इनामदार वो लोगों के अताफ में बाजू में अताफ अपने आप में उनके घर है, उनके पास उसकी विरासत है और वो दरगाह की खिदमत करते हैं और उनके घर बने हुए हैं। रही बात विशालगढ़ में जो अतिक्रमण हुआ है, वो अतिक्रमण किसने किया है? ये कुछ धर्मान लोगों ने वहां पर अपने होटल्स खोले हैं, पब खोले हैं और लविंग पॉइंट खोले हैं। लविंग पॉइंट समझता आपको? तो वो अतिक्रमण में हटाना प्रशासन को नहीं समझा। प्रशासन पहुंचा उन घरों की तरफ जिन घरों को 100 साल से 150 साल से वो लोग वहां पर रहते हैं, वहां के ईमानदार है, वहां के मुतवल्ली है और महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की तरफ से उनके नाम पे विरासत सेंक्शन है। आप देखेंगे अभी दोपहर में औरंगाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। औरंगाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को लखाड़ा है। किस बात पे लखाड़ा है? कि अब बरसात के मौसम में कोई हथौड़ा नहीं चलाया जाएगा, यानी कि अतिक्रमण के नाम पे तुम हमारी अकीदतों की जगहों को खत्म करना चाह रहे हैं, मस्जिदों को खत्म करना चाह रहे हैं, घरों को खत्म करना चाह रहे हैं। भाइयों, 2 घंटे तक पुलिस तमाशाई बन के मजमुआ देखती है कि क्या कर रहे हैं गुंडे, और एक प्रकार से उनका साथ देती है सरकार के पास रैपिड एक्शन फोर्स था। आधे घंटे के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स बिठाया जा सकता था, लेकिन सरकार के गृह मंत्री उनकी बीजेपी की बैठक लेने में मसरूफ, यानी कि मुसलमान के जान माल की आबरू की कोई कीमत नहीं। क्यों नहीं की जा रही है भाई ये कीमत?
इसमें कीमत नहीं की जा रही है कि आज अपने सपनों में मीर सादेक और मीर जाफर पैदा हो गए। हुए कि नहीं भाई? और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चले आ रहे हैं, मीर सादेक और मीर जाफर चले आ रहे हैं कि नहीं चले आ रहे हैं? हमारी क़ियादत को बर्पा नहीं होने दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे कोल्हापुर में हमारे रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने आवाज लगाई कि पूरे महाराष्ट्र में निषेध व्यक्त किया जाए। आज पूरे महाराष्ट्र में हर तहसील, हर सब डिविजनल ऑफिस और हर कलेक्टर ऑफिस में मुस्लिम समाज की तरफ से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर और मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ रही है भाई। मजलिस आज पूरे मैदान में उतरी है और बहुत सारे एलिगेशन किए जा रहे हैं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी है, मजलिस ने ऐसा कहा, मजलिस ने वैसा कहा। मेरे भाइयों, तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ, बहुत सारे पिक्चर भी वीडियो पे वायरल हुए। हमारे सदर की आदत है कि कोई उलमा और कोई आलिम अगर से आते हैं तो कुछ छोड़ के पहले बिठाते हैं, पहले स्टेज पे उन्हें बिठाते हैं, आलिम को उलमाओं के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन अपने कौम के कुछ मीर जाफर, मीर सादेक, ये उलमाओं के कंधों पे बंदूक रखे, उलमाओं को मालूम नहीं मीटिंग में ली जा रही है, उलमाओं का समर्थन घोषित किया जा रहा है, उलमाओं को तो कुछ मालूम नहीं, यानी कि उलमाओं के कंधों पे बंदूक रखे ये चलाया जा रहा है कि भाई फतवे निकले। अभी तक के इलेक्शन कैंपेन देखे होंगे, लेकिन 2024 की जो इलेक्शन कैंपेन थी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कौम का साथ दिया। भाई महाराष्ट्र में सिर्फ जो रनिंग सीट की एक उम्मीदवार खासदार इम्तियाज जलील साहब ने सीट लड़ाई है महाराष्ट्र में से, और कोई जगह से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार नहीं दिया। और वो रनिंग सीट थी भाई, वो नहीं आना चाहिए था। कि आपको सबको लगता है कि इम्तियाज जलील साहब पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए था? भाई मुसलमानों की हक की आवाज तो उठाते थे ना, नहीं उठाते थे तो लफ्ज तो बोलते थे ना भाई। और जिसको हमने आज इख्तियार में बिठाया, सत्ता में बिठाया, उसने निवेदन दिया, उसने हाल पूछा, उसने निषेध तो भी व्यक्त किया कि वीडियो बना के कि भाई मुझे खेद है, ये जो घटना हुई है मैं इसका निषेध व्यक्त करता हूँ। अरे तुम सही में अगर तो शिवाजी महाराज के वंशज होते और मावड़े होते तो आज तुम मस्जिद की रक्षा करते, उस मस्जिद को तोड़ते नहीं। तो पूरी मस्जिद मैदान में आई है, इसलिए मैदान में आई है। अब संविधानिक अधिकार है कि नहीं भाई मेरा? यहाँ से मैं औरंगाबाद को जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? खासदार इम्तियाज जलील साहब को क्या कर रही है वहां की संगठनाएं? अगर से तुम वहां पर आए कोल्हापुर, पुलिस प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा, क्या बात है भाई? मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मुझे भारत में जाने नहीं दिया जा सकता। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो नरसंहार हुआ है विशालगढ़ में, उसमें परभनी से भी कार से लोग गए थे। फेसबुक पे बच्चे ने वायरल किया है, एक लड़का परभनी से गया था, संभाजी भिड़े ने एक संगठन बनाई, एक सेना बनाई है। भाइयों, अपने आप में एहतियात पैदा करो वरना हम फना हो जाएंगे। इस तरह से निषेध व्यक्त करने से नहीं चलेगा। हर बारी को वो कर देंगे हम निषेध व्यक्त कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं। मेरे भाई, हमको मुतहिद होना पड़ेगा, अपने सबों में इत्तेहाद लाना पड़ेगा, और जब अपने सबों में इत्तेहाद आएगा तो हम इक़्तिदार को हासिल करेंगे। अब इम्तियाज जलील साहब लड़ रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन, तो यहाँ से लोग कह रहे हैं अरे क्या सीट आती क्या भाई? अरे मेरे भाई, रनिंग पार्लियामेंट का मेंबर है, 400 सवाल पूछा भाई, संसद रत्न है। और सवाल सिर्फ मुसलमानों के नहीं पूछा, दलित के पूछा, मराठों के पूछा, धनगर के पूछा, दलित पिछड़े समाज के पूछा, शेतकरियों के लिए आवाज उठाई कि नहीं भाई? धनगर समाज के लिए आवाज उठाई, मराठा समाज के लिए आवाज उठाई नहीं उठाई? तो आपको नहीं लगता कि ऐसा सदस्य आज लोकसभा में होता तो महाराष्ट्र का हाल अलग होता कि नहीं होता? और जिस सदस्य को हमने वहां से चुन के दिया है, शाहू महाराज को, शाहू महाराज कांग्रेस के टिकट से वहां से चुन के आए। शाहू महाराज ने तुम्हें प्रेस रिलीज दिया है कि मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। प्रॉपर्टी किसकी है? वो जिला किसका है? गढ़ किसका है? गढ़ शाहू महाराज का आहे. अगर ते शाहू महाराज एक स्टेटमेंट दिले, बाबा जे काही अतिक्रमण झाला त्याच्या संदर्भात जे काही घटना घडली आपली आम्ही निषेध व्यक्त करतो आणि पुढे असं होणार नाही. किला गढ़ आमचा आहे, आमचा आम्ही आमच्या शहरात पाहून घेऊ. मसला भड़का नहीं था. बराबर भाई, जिस लोगों को आप इक़्तिदार पे बिठा रहे हैं कुछ सरमायादार और कुछ मीर सादेक और मीर जाफर जिनके ताल्लुकातों से जुड़े हैं वो चाह रहे हैं कि मुसलमान की आदत बढ़नी नहीं चाहिए.
में आने से पहले मैंने कुछ पर्चे तस्लीम किए कि पहले हमें डराया गया फिर हराया गया, पहले हमें डराया गया फिर हराया गया। किस नाम से डराया गया? अरे भाई मोदी आ जाएगा, मोदी आके ये कानून बना देगा, मोदी आके वो कानून बना देगा, सीए बना देगा। क्या किया लोकसभा में? हम सब डर गए थे। डरे थे ना भाई? हाँ, नहीं डरे थे, ठीक है। अब वही माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम खियानत को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मेरे भाई, ये जो नौजवान का मजमुआ है, आपने तारीख पढ़ी होगी कि इनकलाब सिर्फ नौजवान ला सकते हैं, इनकलाब सिर्फ नौजवान ला सकते हैं। जंग आजादी हो या कोई भी जंगे हो या कोई भी तहरीकें हो, आप तारीख के औराक पलट कर देख लीजिए कि इक़्तिदार में सिर्फ नौजवानों ने इक़्तिदार बनाया, नौजवानों ने हुकूमत बनाई और नौजवान एक चेंज ला सकते हैं। मेरे कौम के भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि अपने सबों में इत्तेहाद पैदा करो। जब अपने सबों में इत्तेहाद होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, इत्तेहाद होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने मस्जिद की तरफ देखे। आज वो मस्जिद की तरफ देख रहा है और अपने सबों में इत्तेहाद नहीं होने की वजह से कल वो हमारे दरवाजे तक आ सकता है, तो उसका हाथ पकड़ने की ताकत मेरे भाई एक इत्तेहाद देगा। जब आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो हम उसका हाथ नहीं, उसका सर पकड़ेंगे। नारायण तकबीर, नारायण तकबीर। यही गुजारिश है कि अपने अंदर छुपे हुए मीर सालेह और मीर जाफरों को पहचानो, अपनी मुस्लिम क़यादत को बड़ा करो। मैं नहीं कहता कि हमारे मजलिस को तुम बड़ा करो। जो भी मुनासिब शख्स है, जो चाहता है कि मुस्लिम क़यादत करे, जो मुस्लिम की समाज की सेवा करे, उस शख्स को आगे बढ़ाए। आज आप लोगों को सबक लेना चाहिए। जरांगे पाटिल साहब परभनी में आ रहे हैं, उपोषण हो रहा है, महाराष्ट्र में उपोषण हो रहा है। मेरे भाई, अपने रिजर्वेशन का क्या है? हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मुसलमानों को इतने पिछड़ गए हैं कि इनको तालीम में और नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देना चाहिए तो दे दिया गया है, लेकिन अपने पास इत्तेहाद नहीं होने की वजह से हम वो नहीं सक रहे हैं। आज मेरे भाई, पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की भर्ती हो रही है, परभनी में पुलिस भर्ती है। अगर से ईडब्ल्यूएस का कोटा राज्य सरकार हमको देती थी 5%, तो आज अपने 50 नौजवान बच्चे पुलिस में बनते थे भाई, अपना कोटा रिजर्व रहता था। आज जरांगे पाटिल के 100 बच्चे पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि उसके समाज में चेतना जगाई, तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे अपनी जंग कौन लड़ेगा? तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं। वैसा नहीं जमेगा मेरे भाई, कपड़े हमको उतारना पड़ेगा और अपनी जगह अपने बुलाना पड़ेगा। मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा चुका है, सिर्फ उसकी अमल बजावनी नहीं हुई, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। आने वाली 1 तारीख से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम कुल जमातों की तरफ से परभनी के यही उपोषण ग्राउंड पे 15 दिन का धरना आंदोलन रखा जा रहा है। 15 दिन का धरना आंदोलन है, किस ताल्लुक से? कि सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जो रिजर्वेशन दिया जा चुका है उसकी अमल बजावनी का सर्कुलर सरकार निकाले। सरकार कैसे सर्कुलर निकालती है? आने वाली पुलिस भर्ती, आने वाले गवर्नमेंट की भर्तियों में हमारे नौजवानों को मौके मिलेंगे और इंशाअल्लाह हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आने वाली 1 अगस्त से पूरे कुल जमाती यानी कि सकल मुस्लिम समाज की तरफ से यहाँ आंदोलन ग्राउंड पे उपोषण किया जाने वाला है। 15 दिन का उपोषण है और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग मुस्तैद हुए, इसी तरह उस आंदोलन में और उपोषण में साथ दिए, तो इंशाअल्लाह जगह जर्मनी और भारत परभनी से इंशाअल्लाह उपोषण के माध्यम से हम सरकार से अपनी मांगे मनवा लेंगे कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, यानी उस कायदे को लागू किया जाए। ईडब्ल्यूएस मुसलमानों को 5% शैक्षणिक आरक्षण दिया जाए और तालीमी मैदान के अलावा नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाए। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त लेते हुए भी ये कहना चाहूंगा कि अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। अभी बहुत सारा ये हो रहा है कि कानूनी लड़ाई भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही लड़ेगी, मैदान में भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही आएगी और वोट मिलेगा महाविकास आघाड़ी को। ये नाइंसाफी, ये नाइंसाफी हमारे साथ। तो हमारा आपसे यही गुजारिश है नौजवानों से कि जिस तरह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में उतरती है, आप हमारी हिम्मत है, आप हमारी आवाज है। आज आप आवाज दो, आज आंदोलन को बुलंद करते हैं, आज उपोषण को बुलंद करते हैं, आप सब हमारी
और यही ताकत जब एक जगह हो जाती है और मीर जाफर और मीर सादिक को अपने सपनों से बाहर निकालती है, तो इंशाअल्लाह परभनी की विधानसभा दूर नहीं है कि परभनी में भी मजलिस का परचम लहराएगा, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा में परभनी का प्रतिनिधित्व करेगी। कोई नारियल सम्राट, कोई कार्य सम्राट की जरूरत नहीं मेरे भाइयों। तुम नौजवानों के वोट भी काफी है, तुम नौजवान ही काफी है। आज 1,50,000 का पॉपुलेशन मतदाता अपने परभनी विधानसभा में है मेरे भाई, अल्पसंख्यक समाज के। और आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि केंद्र शासन और राज्य शासन के नक्शे पे परभनी जिला या माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक जिला बोल के जो जाना जाता है। मालूम है आप लोगों को महाराष्ट्र में से सिर्फ 2 जिलों का चयन हुआ है, एक वाशिम और दूसरा परभनी, जो कि अल्पसंख्यक जिला यानी कि माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बोल के घोषित हुए। इसके लिए अलग से फंड आता है, लेकिन कोई आमदार कोई खासदार उसका यूटिलाइजेशन नहीं करता, अपने अल्पसंख्यक समाज को बताता भी नहीं कि क्या योजनाएं हैं। अपने अंदर जो मीर सादिक और मीर जाफर छुपे होते हैं, वही वो योजनाओं का लाभ उधर ही कागज बन जाते, उधर ही फाइल बन जाती, उधर ही प्रपोजल हो जाता मेरे भाई, तुम तक नहीं पहुंचता। तो तुम तक पहुंचाने का काम ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि अपने दरमियान में अपने सपनों में जो मीर सादिक और मीर जाफर छुपे हैं उनको बाहर निकालो, और जब समाज का मामला आएगा सब एक जगह हो जाओ। देखिए रहमान साहब, अब्दुल खादर साहब, ये तमाम लोग दूसरे संगठनों से, राष्ट्रवादी के रहमान साहब, लेकिन जब कौम का मसला आया एक प्लेटफॉर्म में जमा हो गए, हुए कि नहीं भाई? तकलीफ उनकी भी एक है, हमारी भी एक है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जब भी कौम का मसला आएगा पार्टी अपनी बरता एक तरफ, लेकिन जब कौम का मसला आएगा हम सब एकत्र आएंगे, इतिहाद का सबूत देंगे। और आपका ये इतिहाद और ये इतिहाद ही वो ताकत देगा कि हम शासन का हाथ पकड़ के बोल सकते हैं कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो और ये नाइंसाफी को दूर करो। अब हमारी मांगनियां क्या है? हमारी मांगनियां ये है, निषेध व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार की पहली मांगनी ये है कि जिस आतंकवादियों ने यानी कि जो धर्मांध लोग थे जिन्होंने वो मस्जिद को मुनद्दम करने की कोशिश की, उनके खिलाफ UAPA कायदा लगाकर कार्रवाई की जाएगा। बराबर है? पहली मांगनी हमारी है। हमारी दूसरी मांगनी ये है कि वहाँ जो अतिक्रमणग्रस्त लोग कहा जा रहा है, जिनके वो जो मुतवल्ली है दरगाह के, जिनके घर है, जिनका नुकसान हुआ है, शासन ने उनको नुकसान भरपाई देना चाहिए, हुकूमत की गलती है। उसी तरह वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसने तमाशाई की भूमिका ली और मुसलमानों को 2 घंटे तक खुला छोड़ दिया उन दुश्मनों के बीच में कि वो जुल्म व ज्यादती कर सके, तो वो कलेक्टर, वहाँ का डिप्टी कलेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को फौरन निलंबित किया जाए। ये ऐसी मांगनी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। और उसी तरह जो पीड़ित लोग हैं, जो जख्मी हुए हैं, उन्हें 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाए और उनका फ्री में इलाज किया जाए। ये हमारी मांग है। जो कायदेशीर मार्ग होगा वो कायदेशीर मार्ग का पालन करके ये आंदोलन करेंगे। नारे लगाओ तो जानते हैं कि आपका सबूत है नारे भी, लेकिन नारे लगाने का वो भी मालूम होना चाहिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके शाना बशाना और आपसे यही गुजारिश है कि आप भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें, हमारे हाथ मजबूत करें और इंशाअल्लाह फिर परभनी में काया पलट देखिए कि जो लोग कहते हैं ना जगह जर्मनी और भारत परभनी, जिस तरह औरंगाबाद मॉडल किया गया है हम वही कल्चर परभनी में भी करके बताएंगे। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील, तो फिर परभनी में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाज होटल, ये भी हम करके बताएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों आप ताकत दो और उसके बाद देखो कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या करिश्मा दिखा सकती है और आप लोगों के लिए क्या कर सकती है। तो मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज्यादा से ज्यादा साथ दे और अपने सपों में के मीर सादिक और मीर जाफर को पहचाने। और मेरे भाइयों आपका इतिहाद कायम रखे और इस इतिहाद को कायम रखने में हमारी ताकत है, वरना अगर तुम इतिहाद को कायम नहीं रखेंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर कल्चर यहाँ पर आ जाए। वो परभनी भी उससे छूटा नहीं है मेरे भाई, परभनी में भी बुलडोजर कल्चर आ सकता है जैसा कोल्हापुर में किया है
और जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कल्चर आया है उसके खिलाफ भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है कि जो बुलडोजर का कल्चर है उसको खत्म करना है मेरे भाइयों, और उसको खत्म करने के लिए आप हमारी ताकत है, हमारा जोश है, इसलिए हमारी ताकत को बढ़ाइए, शाना बशाना हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह परवनी में हम एक चेंज जाके आपको बताएंगे। इतना कहकर मैं अपने दो लफ्ज़ खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परभनी के जंतर मंतर पर मुसलमानों का ये उमड़ता हुआ सैलाब विशालगढ़ कोल्हापुर में मुस्लिम समाज पर हुए अत्याचार के विरोध में ये जंतर मंतर का आंदोलन पुलिस प्रशासन को बताने के लिए जमा हुआ है। बेशक कि हम भारतीय मुसलमान सोलापुर में हुई घटना का निषेध करते हैं कि कोल्हापुर में जिस दरगाह, जिस मस्जिद और उसके परिसर में रहने वाले मुसलमानों के घरों में घुसकर कुछ समाज कंटकों ने जो आतंक मचाया है, वो आतंक मचाने पर शासन डिक्लेयर करे कि वो आतंकवादी है। क्या लोकांमध्ये आता आपल्याला टोपी दाढी दिसत नाही म्हणून तुम्ही आतंकवादी म्हणतात नाही का? तुम्हाला डिक्लेअर करायला हवा की ते लोक आतंकवादी आहेत आणि ह्या मागण्यासाठी हे परभणीचे लोक जंतर मंतरवर आलेले आहेत। आणि जर शासनामध्ये बसणाऱ्या लोकांना समज आली नाही तर हेच लोक परभणीच्या जंतर मंतरवर विधानसभावर येणार आहे। तर कुणाला काय होणार तुम्ही लक्ष ठेवा। आणि जे त्यांचे लोक पाठवलेले आहे तेही ऐकून घ्या आणि लिहून घ्या। तुम्ही जे या मंचावर आम्ही म्हणत आहोत तेच पाठवा। जर तुमचा खरं सत्य आहे तर ते आम्ही बोलत आहोत तेच पाठवा। बरोबर हमारे समाज के साथ जुल्म, हमारी मस्जिदों पर हमला, हमारे कुरान को जलाना। अरे जालिम, थोड़ा वक्त निकाल के जो ग्रंथ तूने जलाया है वो जालिम, थोड़ा वक्त निकाल के उसी ग्रंथ का कोई पेज पढ़ बाबा, कोई पेज एक बार मराठी में भी है तो पढ़ ले। अगर तू वो ग्रंथ पढ़ लेगा रिवर्स होके यहाँ आके बैठ जाएगा।
मुस्लिमवर जे अत्याचार केलेला आहे त्याचा विरोध हा भारताचा आणि हा परभणीचा विरोध आहे. इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे हुए ये घटना का पूरे जनता की तरफ से विरोध करता हूँ और निषेध करता हूं. और सुनो, ये बात सही है, हम दुख में हैं. बोलो दुख में हैं. जरा हाथ उठा के रखो. और मैं ये मीडिया वालों से कह रहा हूं कि ये दुखी हाथों को दिखाओ. हमारा दिल दुखा है. हाँ, हम परेशान हैं. हाँ, हम दुखी हैं. हाँ, हमारी मस्जिद तोड़ी गई. हाँ, हमारा कुरान चलाया गया. हाँ, हमारे समाज पर अत्याचार किया गया. हाँ हाँ हाँ, मगर मुसलमानों थोड़ा सा रुको रुको. ये है, जानते हो उनका ये पावर कैसे बढ़ा. उन्होंने अप्रैल मई 2024 के इलेक्शन में ये देखा की हे सर्व भारतात बसलेले मुसलमान आता आमच्या पाठीमागे आलेले आहे. हमारे पीछे है. हमको हमारी झोली में वोटों की भीख मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के दिया है. हमने पिछले दिनों में इनकी मस्जिद तोड़ी, फिर भी वोट हमको. मस्जिद कई मामले में फिर भी वोट हमको. हमने इनके विरुद्ध में बहुत बार भारत में और महाराष्ट्र में तमाशा किया, फिर भी मुसलमानों ने हमको दिया. इसका मतलब ये है कि अब ये मुसलमान हमारे पॉकेट में आ गए, हमारे पीछे आ गए. हम जैसा बोले वैसा. मैं आपसे कह रहा हूं, तवज्जो है. 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट. हाँ, अप्रैल मई लोकसभा के इलेक्शन में तुम्हारे चेहरे में कोई अट्रैक्शन नहीं था बे. कोई अट्रैक्शन नहीं था. ये तो महाराष्ट्र के और भारत के उलमा की दूर अंदेशी थी. इनके भविष्य को देखने की क्षमता के रिजल्ट में भारत के उलमा ने मुसलमानों को ठंडे दिल से समझाया और ये जनता ने अपने उलमा मौलवी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए इन जालिमों के करतूत को थोड़ी देर के लिए छोड़ के अपने आलिमों की बात मानी है. और उन उलमा की राय पर लोकसभा में तुम्हारे मशीन में हमारा वोट दिखा है. आगे जर आम्ही लोकसभामध्ये महाविकास आघाडीच्या सोबत गेलेला आहोत, तर आता ऐकून घ्या. आता लक्षात ठेवा,
याच महाराष्ट्रामध्ये 2024च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये पुन्हा एकदा चुनाव होणार आहे। ये इतना जुमला मैं मराठी में बोल रहा हूं, समझ गए ना तुम कहीं को बोल रहे हो? विकास आघाडी वाल्यांना ऐकून घ्या, महायुती वाल्यांना लक्षात ठेवा, आता हे मुसलमान जनता काय बनत आहे। महाराष्ट्र आणि कोणत्याही राज्याचे विधानसभाचे चुनाव होणार आहे। ते चुनाव आणि त्याच्यामध्ये जे पोलिंग आणि वोटिंग होणार आहे ते तुमच्या अनुसार नाही, आताही उलमाए किरामच्या आदेशानुसार ये ख्याल रखो तुम भी और तेपन के मुसलमान अपने उलमा के साथ थे। विधानसभा के चुनाव के वक्त वो तो डिक्लेयर हो जाएगा, मगर ये कि हम जो लोग मुसलमानों के दर्द में शरीक हैं, हम उनको अपना जानते हैं। और ये कोल्हापुर विशाल गढ़ में जो आतंकी हमला हुआ, आप मीडिया सुनो, प्रिंट मीडिया पढ़ो, इसमें कहीं भी ये लोकसभा में तुम्हारा वोट लेकर बल्ले बल्ले करने वाले एक भी तुम्हारे साथ मौजूद नहीं है। और तुम्हारा वोट लेके तुम्हारे दुख दर्द में शरीक नहीं है, तो तुम्हारा करतूत बताता है कि हम भविष्य में तुम्हारे साथ नहीं हैं। अगर हम तुम्हारे साथ नहीं तो उसका कारण ये कि तुम दोगले हैं। मुस्लिम जनता में उसका कसूर नहीं है। तुम लोकसभा से पहले मीटिंगें करते थे और हमारे दुख के बाद घरों में घुस के बैठे हो। नारे तकबीर! अब आपने मैदान देखना है और हम इस जनता के माध्यम से दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम जुल्म करने के खिलाफ हैं, तो हम जुल्म सहने के खिलाफ हैं। न जुल्म करते हैं न जुल्म सहते हैं। और आने वाले लोकसभा में, आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे कि ऐसे प्लानिंग के साथ मस्जिद, दरगाह, मुस्लिम आबादी पर हमला करने वालों को और उसका सपोर्ट करने वालों को हम विधानसभा के मौके पर
उनका अंजाम बताएंगे। आखिरी बात, बराबर कहा कुछ साथियों ने कि पूरे 48 लोकसभा की सीट में एक ही मुस्लिम थी और वो रनिंग सीट थी। कुछ हजार से हारी है, 1 लाख से हारी है। पूरे महाराष्ट्र से ये सीधे लोग अपने पुराने जख्म भुला के तुम्हारे झोलियों को भरते गए। हालात देख के तुम एक आदमी का साथ दे नहीं सके। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जबान पर अलग, तुम्हारे दिल में अलग है, और जो दिल और जबान का अलग कर तुम रखेगा, यही जनता जो लोकसभा में भरोसा कर रही है, विधानसभा में तुमको आस पास की लड़ाई करके तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगा। और इसके नतीजे में एक इम्तियाज जलील को हराने के नतीजे में आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं आपकी तरफ से कि एक इम्तियाज जलील को घर में बिठाने के नतीजे में पूरे महाराष्ट्र से ये अघाड़ी और महायुति को हम घर में बिठाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, वो ये कि थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा सब्र रखो। मैं जानता हूं बहुत दुख है, मगर वो दुख का रास्ता घर को जाते वक्त हुल्लड़ बन करके सही नहीं है। शांति से जाओ। दुख है मौलाना, हाँ है। तकलीफ है हमला, हाँ है। उसी तकलीफ का जताने के लिए हम संविधान के माध्यम से कलेक्टर साहब से कुछ निवेदन दे रहे हैं। मगर आपको अगर कुछ जताना है तो वो यहाँ से घर को जाते वक्त मत जताओ, घर में बैठे बैठे मत जताओ, गली कोचों में निकल के मत जताओ। फिर जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा ना, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा ना, हाँ, उस वक्त हम कहेंगे मुसलमानों, पुराने बहुत जख्म याद है, हाँ है। कोल्हापुर मिसाल नहीं याद है, हाँ है। मेरी परवनी में भी कई वाकयात हैं, याद है। तो अब वोटिंग को जाने से पहले इन गंदे करतूत को याद रखो और उनके विरोध में ताकत का इस्तेमाल करो। करेंगे इंशाअल्लाह। कोई सूझबूझ से आपकी समझदारी ये दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का कारण होगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके हिम्मत को सलाम। हाँ साहेब, हमसे अधिकारी साहब को बना ले जाए। साहेब, मैं सलाम करता हूं मेरी इस जनता को, मैं सलूट मारता हूं मेरी इस जनता को। हजार परेशानी के बावजूद ये बेचारे दुखी बन के आ जाते हैं और समझाने पर, जोर से बोलो, चले जाते हैं। इसलिए जोर से बोलने लगा रहा हूं कि यहाँ अधिकारी साहब अकेले हैं। आप खामोशी से चले जाते हैं, ये आवाज एसपी साहब तक जानी चाहिए। हम शांतता के माध्यम से जाते भी हैं, मगर हम एक वक्त तक जाएंगे और जब मौका आएगा तो अपनी एक उंगली से ये दुश्मनों को उखाड़ फेंकेंगे। आपको हिम्मत वाला, सब्र वाला रखे। और करबला वालों, करबला वालों, करबला का पैगाम है, वक्त का इंतजार करो, खुद जान देने तैयार रहो। भूखे रहे परवाह नहीं, प्यासे हैं परवाह नहीं, बाल बच्चे यतीम होंगे परवाह नहीं। अगर जालिम हमें मारने आया है तो हम जताएंगे कि हम अपने दीन को बचाने के लिए गर्दन कटाने आएंगे। अदले हुसैन, अदले हुसैन असल में मरने यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला
अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिंध मचलती कि उन्होंने अपनों ने सरे रंग तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को डरा कर दम लेंगे। ये बात दुनिया में आया है, हम फूल भी है और हम तलवार भी है, इज्जत कीजिए तो जी लेंगे या जानेंगे। आज हमारे जमा होने का मकसद मेरे से पहले मुखर्रिर ने दीनी अंदाज में और सियासी अंदाज में काफी और अच्छे तौर पर बता दिया। मैं आप तमाम ही लोगों से राय देना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मस्जिद के अंदर 5 लोग क्यों नहीं होते और ये हमला करने वाले मस्जिद पे जब हमला करते तो उस वक्त अपने हाथ में चूड़ियां मत पहनो। 5 क्यों नहीं होते, शहादत की मौत मारो और मस्जिद की हिफाजत करते करते शहीद हो जाओ। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया शहीद का वो मर्तबा है, कल करोड़ महशर में शहीद को पूछा जाएगा कि तुम्हारी मौत किस तरह से शहीद की ख्वाहिश होगी। या अल्लाह तेरी राह में मारा जाऊं फिर जिंदा हूं, या अल्लाह तेरी राह में फिर मारा जाऊं फिर जिंदा हो जाऊं। डर, बुज़दिली, खौफ हमारे दिल और दिमाग से निकाल दो। हम लोगों ने गुस्सा नहीं लिया बुज़दिली का। जब हमारे घर के अंदर बुर्द हमला होता तो अपनी जान लगा दो, मस्जिद को हर हाल में बचाने की कोशिश करेंगे ना। आप सबसे पहले ये अहद करो कि मस्जिद किस लिए अल्लाह ताला ने बनाई, और ये जो सारी चीजें हो रहे कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। आज हमारा मुतालबा खुद की जिंदगी का लो कि यहाँ हम जितने लोग मौजूद हैं, फजर में हम लोग कितने थे, जुमा में कितने हैं और असर में कितने जाएंगे, मगरिब में कितने रहेंगे और ईशा में कितने रहेंगे। मेरे भाई असल कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन में है। ये बात को आप मानते या नहीं मानते? तो आज जहाँ से जागे वहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और यहाँ से एक अहद करके निकलो कि जब तक अल्लाह हम जिंदे रहेंगे 5 वक्त 5 जमात नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई मजाक के तौर पे इंडिया के मैं गृह मंत्री फडणवीस साहब की नजरों में चिल्लाना चाहूंगा कि इंडिया के प्रोफेशनल किलर जिनके कई दिनों से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो एक माहौल बना के प्रोफेशनल किलर, बात सुने गौर करिए, वो किलर बेल पे आए हुए वो जाके घमासान तौर पे हथियारों से मुसलमानों को मारते, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश करते और छोटे लोग लाके पुलिस अरेस्ट करती। मेरा पुलिस से भी मुतालबा है गृह मंत्री से कि इनके ऊपर UAPA के तहत कार्रवाई की जाए। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, आज मुट्ठी से मुट्ठी भर लोग हम यहाँ जमा हुए, आने वाले दिनों में हर घर से हर एक नौजवान निकलेगा ना। जो लड़ाई है 70 साल से मुल्क आजाद करने से पहले उलमाओं की कुर्बानी थी कि जो हिंदुस्तान की आजाद हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर झाड़ के ऊपर उलमाए दीन की लाठी लटकी हुई है। जो भी ये मुल्क का फैसला होगा, भले ही हमारी सियासत खत्म कर सकते, हमारी सियासत खत्म कर सकते, लेकिन ये हमारी क़यादत खत्म नहीं कर सकते। और जब तक हमारे बीच में अंबिया के वारिस उलमाए दीन मौजूद है तो इंशाअल्लाह ताला ना कोई घबराने की बात नहीं है। ये मुल्क का जो भी फैसला होगा उलमाओं की क़यादत में होगा। और चंद दिन पहले मनोज दादा धरंगे ने एक उनके समाज के साथ मुसलमानों को अंदर जो एक मोहब्बत का पैगाम दिया। अभी कई दिनों से मराठा समाज की मेरे लोगों से बातचीत है, वो लोगों को खुलना बोल रहा है कि हमारे जो शिव भक्त है ये गलीज काम नहीं कर सकते। जो लोगों ने दंगा कराया उनकी कड़ी सी कड़ी कार्रवाई कराई जाए। वो कौन से समाज से बिलोंग करते और कौन से संगठन से बिलोंग करते, ये मुसलमान मराठा और हिंदुस्तान के अंदर लड़ाने के वास्ते आए दिन इलेक्शन आते, कैसी अपनी दुकान चलाना उसके वास्ते ये सारी चीजें। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग बेवकूफ नहीं बनना
और किसी के बहकावे में नहीं आना। फिर से मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ हम लोग जमा हुए थे सिर्फ और सिर्फ कल बरोज़ महशर में अल्लाह के सामने हमारी पूछ होने वाली है। भले ये जो आज अरेंज किया गया था एमआईएम पार्टी की तरफ से, मगर हम यहाँ बहसे थे, मुसलमान है, मुसलमान होने के नाते अगर से कोई रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भी कल यहाँ धरना देता तो शहर के अंदर जितने भी मुसलमान मौजूद है उनका काम है कि वो धरने में शामिल होना। और आखिरी में ये बात खत्म करने से पहले आप लोगों से अहद करूंगा मैं कि आप लोग अपने दिल से डर निकालो, निकालेंगे ना डर अपना? आज के बाद अगर से कोई हमारे मस्जिद के ऊपर हमला होता, अगर से वहां 4 लोग ही मौजूद है तो आखिरी सांस तक आपने लड़ना, अपनी जान की शहादत देना, मस्जिद को नुकसान नहीं होने देना। ये हम लोग आयत कर रहे हैं ना इंशाअल्लाह। और अभी हम लोग ऑर्गेनाइजर का एक प्रोग्राम अरेंज कर रहे थे। एक मकसद था कि हुकूमत को हिलाना। हमारा मकसद नहीं है कि रोड पे चलने वाले लोगों को तकलीफ हो। हम यहाँ जमा हुए सबसे पहले हमारे अल्लाह को राजी करने के लिए। नेक मकसद था, नेक नियत थी। ये जादू के बाता सियासत की जिंदगी में लगे हुए चलने के वास्ते। और जो भी फैसला होगा आने वाले दिनों में उनकी इरादत में होगा। हमारे वजह से ऑर्गेनाइजर को कोई किस्म की तकलीफ नहीं होना। सर पे रोड पे चलने वाला शहर का हर एक नौजवान, हर जात धर्म का हमारा भाई बहन है। हम अल्लाह की रजा के लिए आए थे और खामोशी से इत्मीनान से अपने घरों को जाएंगे। वाहिद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभणी युनिट यांच्याकडून कोल्हापूर येथे झालेल्या अप्रिय घटनेसंदर्भात निषेध व्यक्त करण्यासाठी हा आंदोलन जंतर मंतर उपोषण ग्राउंड येथे ठेवण्यात आलेला होता आमचे मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली। आणि या कार्यक्रमाला कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युनिटचे आमचे सर्व पदाधिकारी तसेच आमचे परभणीचे जनताने चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलेला लाखोच्या संख्येनं लोक आणि जनता तिथे उपस्थित होती। आणि आम्ही त्या सर्व भावना जे की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनने संपूर्ण महाराष्ट्रभरात एक सोबत आंदोलन पुकारलेलं आहे। यावेळेस आता तुम्ही जर बघताल तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबाद, मुंबई, नाशिक, पुणे या सर्वत्र ठिकाणी दुपारी 3 वाजता असं योजलं होतं की जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला संदेश पाठवायचा आहे। आणि आज रोजी आम्ही सुद्धा आमच्या पक्षाच्या आदेशाचे पालन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आमच्या मागण्या आणि निवेदन राज्य शासनाला पाठवलेले आहे। आमच्या मागण्या अशा आहे की या प्रकरणामध्ये जे दोषी आहे त्यांच्या विरुद्ध UAPA कायद्याखाली कारवाई करण्यात यावी आणि जे पीडित व्यक्ती आहे ज्यांना जे जखमी झालेले आहे त्यांना शासनाने आर्थिक मदत करावी। तसेच ज्यांची घरं वगैरे या प्रकरणामध्ये पडलेली आहे त्यांना सुद्धा शासनाने घरं नवीन घरं बांधून द्यावी किंवा त्यांना आर्थिक मदत करावी अशी आमच्या मागण्या आहे। आणि जिल्हाधिकारी साहेबांनी आम्हाला असे आश्वासित केले आहे की ते शासनाला आमच्या मागण्या पोहोचवतील आणि त्याबद्दल पाठपुरावा करतील। आणि आज रोजी मी आमच्या कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आणि आमचे सर्व आमचे पक्षाचे महाराष्ट्राचे जनरल सेक्रेटरी आली जनाब मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहेब तसेच इतर पक्षाचे आमचे रहमान साहेब, गौसेन साहेब, समाजसेवक अब्दुल कादर साहेब यांचा सुद्धा मी आभारी आहे की त्यांनी आपला पक्ष विसरून समाजाची गोष्ट असताना एकत्र येऊन इतिहासचा सबूत दिला आणि दाखवलं की हम सब एक है। और किसी तरह अगर से बॉडी में जर माणसाच्या अंगाला कुठेही जखम झाली तर सगळ्या अंगाला वेदना होतात। तशाप्रमाणे या लोक सुद्धा तडफडून आमच्या दुःखात सहभागी झाले आणि त्यांनी सुद्धा निषेध व्यक्त केला। त्यांचा सुद्धा मी आभारी आहे आणि त्यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द आज परभनी जंतर मंतर पर लाखों की हजारों की तादाद में मुसलमानों का जनसैलाब वो इसलिए जमा हुआ था कि कोल्हापुर में जो दरगाह और मस्जिद को डिमोलिश करने की कुछ समाज कंटकों ने कोशिश की थी और उसमें मुसलमान घरों में घुसकर औरतों को, बच्चों को मारपीट किया, जख्मी किया। वो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सारे समाज कंटकों ने दिन दहाड़े 2 घंटे तक ये शैतानी काम किया और पुलिस प्रशासन ने उनको छूट दी। ऐसे गलत व्यवहार के निषेध में हम परभनी के जनता
MIM के प्लेटफॉर्म से निषेध व्यक्त करने के लिए आए थे और उसमें से कुछ पद अधिकारी मिलकर, सारे दूसरे पक्ष के लोग सब मिलकर हम कलेक्टर ऑफिस में ये निवेदन देने आए और मांगनी, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष इम्तियाज वकील साहब ने बताया, वो सारी मांगनियां हमने लेटर के थ्रू CM तक पहुंचाई है। मैं इस माध्यम से, क्लिप के माध्यम से समाज कंटकों को यह कहना चाहता हूं कि तुम 1% भी नहीं है भारत में जो भारत के शांतता को भंग करना चाहते हैं। हम बाकी सारे भारतीय मिलकर तुम्हारा संविधान के माध्यम से नाश करेंगे, तुमको तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह हमारा संवैधानिक हक है और हमारा संविधान सारे भारतीयों को अमन देता है, उनके धार्मिक स्थल को चैन देता है। आप भी चैन से रहो, हमको भी चैन से रहने दो। हम अगर तुम्हारे इस दुश्मनी के नतीजे में तुमको सबक सिखाने के लिए रोड पे आ जाएं तो तुम्हारा हशर अच्छा नहीं होगा। हम ये नहीं होने देना चाहते। इसलिए इस क्लिप के माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि संविधान के माध्यम से हम जितना बल जमा करके समाज कंटकों को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम इस क्लिप और ये जंतर मंतर के आंदोलन के माध्यम से ये दर्शाने के लिए कि हम दुखी है, हमारे धार्मिक स्थल पर हमला हुआ, हम दुखी है, हम दुखी है और हम दुखी है। धन्यवाद। कि आज MIM की जानिब से सभी मुस्लिम भाइयों और बहुजन समाज के लिए एक आह्वान किया गया था कि 800 साल पुरानी विशालगढ़ में जो मस्जिद थी उसको अतिक्रमण के नाम पे नुकसान पहुंचाया गया। अब आप मुझे बताइए कि 800 साल पुरानी मस्जिद, उसका अतिक्रमण से क्या ताल्लुक़ है? और ये एक समाज में एक निराशा पैदा करने के लिए, दोनों समाज में तीड़ पैदा करने के लिए और महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने के लिए ये कोशिश है। हम कलेक्टर साहब को ये निवेदन दे के आए हैं कि उन पर सिर्फ अभी 353 की कार्रवाई हुई है, हालांकि उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए। UAPA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने कलेक्टर साहब को ये भी बोला है कि परभनी में 0 FIR दर्ज की जाए उनके खिलाफ़ और उनके खिलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं इस मोर्चे के माध्यम से MIM की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस मसले पे अपनी आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ पे सब लोगों ने, एक मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि इस मोर्चे में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे, भले ही कम तादाद में, मगर बहुत से दूसरे समाज के भी लोग थे जो अपना विरोध दर्शाने आए थे। मैं उनका आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुसलमानों के दर्द को अपना दर्द समझा और इस मोर्चे में शिरकत फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 वाज हमारा न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और NA कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं
ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।